नमस्कार। कथाओं के झुरूट में आप सभी का स्वागत है। मैं आज अपनी एक कहानी जिसका शीर्षक मैंने दिया है नरय। नरय हमारे कुमाऊनी में, हमारे उत्तराखंड में मीठी तीस भरी याद को कहते हैं। तो उसी पर ये कथानक है और पृष्ठभूमि पूर्णतः गढ़वाल की है, उत्तरकाशी की, उत्तरकाशी के एक गांव की और वहीं के बासिंदों की एक कहानी है। नरय शुरू करते हैं, चलिए। क्या कहूं, कुछ भी नहीं, पर कुछ तो है जो भीतर भीतर तक हिला सा देता है। क्या वह मेरे माँ बाबू उठते समय घुटने पर हाथ रखने वाली मेरी दादी, न खाने पर देर से उठने पर धीरे धीरे काम करने पर घूरने वाले बड़बाजू, रूखे बाल पर तेल लगाने वाली मेरी माँ के काम कभी खत्म ही न होते थे। बिस्तर पर लेट जाने के बाद अचानक कुछ याद आने पर उठकर रसोई का रुख करने वाली मेरी जननी हमें हमेशा कुछ न कुछ नया खिलाने की चाह में रहती थी। बच्चे ठीक से खाएं, स्कूल जाएं, लगता था यही उनका जीवन ध्येय है। आज जब मैं एक ऊंचे मुकाम में पहुंची, एक सम्माननीय पद पर हूं, तो रह रहकर माँ बाबू का त्याग, दादी का घुटनों पर हाथ रखकर उठना, दादाजी की गुस्से वाली टेढ़ी भवें, बाबू का पढ़ाई के बारे में पूछे गए प्रश्न, खुला खुला सा हमारा आंगन, चौतरफा पहाड़ की नरय मुझे गुदगुदाती रहती है और हुक सी अंदर तक फैल जाती है। माँ बाबू को, दादी को, बड़बाजू को, यानी कि बूबू को, जिन्हें हम बूबू कहते थे, ने क्या पाया? मन में कभी बात विचार उठता है। मैं और मेरा भाई बाहर रहकर पढ़ाई पूरी कर नई नौकरी की खुशियों में मगन थे। घर जाने ही वाले थे कि हमारी जड़ें ही उखड़कर खत्म हो गईं। ये 1991 के उत्तरकाशी में आए भयानक भूकंप की बात है, जिसमें कई गांव पटरा हो गए थे, पूरे दब गए थे। उत्तरकाशी के अगोड़ा क्षेत्र में 1991 में भूकंप के कारण जो विनाश लीला हुई, उसमें हमारा पूरा गांव दफन हो गया था। बस हम दो जन, मैं और मेरा जुड़वा भाई, बच गए क्योंकि हम वहां नहीं थे। इसी प्रकार जिनकी बेटियां अपने ससुराल में थी या जिनके बेटे फौज में थे या किसी और जीविकोपार्जन हेतु उस समय उस क्षेत्र से दूर थे, वही बच गए। पर कोई भी परिवार ऐसा न था जिसका कोई न कोई सगा अपना हताहत हुआ हो। जो बचे रहे उनके भी कोई न कोई भूकंप की भेंट चढ़ ही गए थे। पूरा गांव आकंठ दुख में डूबा हुआ था। अर्धविषिक्त से बचे हुए लोग ठंड और राहत सामग्री बिना तन मन से हारे अत्यंत बुरी दशा में थे। जब तक हम अपने गांव पहुंचे, नौकरी में थे, किंतु जब पता चला भूकंप है तो गांव पहुंचे तो कुछ भी शेष न था। हर मिलने वाला शव हमें अपने परिवार का सा लगता। दादी माँ, छोटे भाई बहन, चाचा चाची, बड़ी माँ, कोई नहीं बच पाए। बस पिताजी और बूबू दूसरे गांव गए थे, सो बच गए। हमारा प्यारा अनार का पेड़ न था जिसके नीचे हम भात खाते थे, काफली और कभी कभी कचमौली, जो मटन की कीमा जैसा एक भोज्य पदार्थ होता है, मांसाहार होता है। कभी अरसा, जो मेरी दादी और माँ बनाती थी, खाते थे। ओ माँ, पढ़ाई के चक्कर में फाणू बनाना भी ना सीख पाई मैं। फाणू एक घौत की एक डिश होती है जो भात के साथ और चीज के साथ भी खाते हैं, मतलब भात के साथ मुख्य रूप से खाई जाती है। वो बनाना भी मैं ना सीख पाई। माँ दादी के साथ खान पान याद आ ही जाता है। वैसे उनके हाथ मेरे सर पर, उनका साथ क्या किसी वैभव से कम था? पर तब मैंने उसका मूल्यांकन किया ही नहीं। अनमोल का क्या कोई मोल जान पाया? अभी हम कुछ घूंट कड़वे ले ही रहे थे कि एक राहत कार्यकर्ता ने हमें बुलाया और जो दृश्य और मंजर का खंजर हमारे दिल पर गिरा, उसका शाब्दिक क्या कहूं, जिक्र और वर्णन सुने पढ़े बिना हमारे इस दुर्दांत दुर्दिन की व्यथा की कथा नहीं समझ पाएगा। हमने वहां देखा कि हमारे फुर्र काका, जो एक रिटायर्ड फौजी थे,
उन्होंने एक छोटी सी दुकान गांव में खोली थी, जिसमें रोज की जरूरत का कुछ सामान, बच्चों की पसंद की खट्टी मीठी गोलियां, पेंसिल, रबर, नोटबुक, पटरी, रंगीन पेंसिल, स्याही, कलम आदि रखे रहते थे। जब हम बच्चे थे तो उनसे खट्टी मीठी गोलियां जब बिना पैसे के मांगते थे तो वह चल फुर करके हमें इशारा करते और मुंह से कहते चल फुर फुर हो जा। या अपनी गर्दन एक ओर झुकाकर और दूसरी ओर की भौं को ऐसे करते थे, इशारा करते कि चल भाग। इसलिए वह बच्चों के कड़क पर प्रिय चल फुर काका के नाम से प्रसिद्धि पा गए थे। कभी कभी कहते कि जो 2 से 10 तक का पहाड़ा बिना गलती किए सुनाएगा, उसे 2 खट्टी मीठी गोलियां फ्री दूंगा। ऐसे हमारे कका की पूरी दुकान नीचे धंस चुकी थी। उसमें हमने देखा कि कका का एक हाथ गोलियों के बर्तन जो मर्तबान था उसके अंदर गया हुआ सा लग रहा था, और उसके समीप मेरे चाचा का छोटा बेटा और रमिया बुआ के बेटे के शव आंख फैलाए दबे पड़े थे। लगता था शायद कुछ खरीदने वहां आए होंगे और तभी वो भूकंप की विभीषिका में उसमें खत्म हो गए। इस दर्द विदारक दृश्य को देखकर मेरे बूबू की आवाज चली गई। एक तो पोते का शव देखा। चलफुर काका मेरे बूबू के दगड़ी थे। दोनों साथ साथ बीड़ी पीते थे, हुक्का गुड़गुड़ाते थे और जमाने भर की बातें करते। छोटे रेडियो से खबरें भी सुनते थे। मेरे बाबूजी तो सुन्न हो गए थे, पर अपने सभी कर्तव्य जैसे जो विभिन्न फार्म भरवाए जा रहे थे, ऐसी आपदा के समय अक्सर सरकार भरवाती है, साइन कर रहे थे, पर एकदम चुप थे। मैं और मेरा जुड़वा भाई अपने बाबू से साहस पाते हुए जो जो कहता करते जाते थे। पता नहीं हम कौन सी दुनिया या शमशान वैराग्य में खोए जी रहे थे। इस भयावह मंजर की याद करते हुए भय, दुख, दुर्गंध, पत्तियों की साए साए बहती नदी और समीप के झरने का नाद आज मन को हर्ष नहीं विषाद से भर देता है। मेरे शब्द अपूर्ण हैं, हमारी वेदना अपार असीमित। इस वेदना में हमारी मीठी यादें दफन हो चुकी थीं। उनकी टीस भरी नरें हमें जीने का, आगे बढ़ने का पाठ भी तो पढ़ाती है। माल्थस के सिद्धांत के अनुसार जब पृथ्वी पर बहुत अधिक जनसंख्या हो जाती है तो संतुलित करने के लिए ऐसे भूकंप, अकाल आते हैं, ऐसा उनका सिद्धांत था। जिसका यह मतलब हुआ कि जनसंख्या अधिक तेजी से बढ़ती है अपेक्षाकृत पृथ्वी के संसाधनों के, तो यह असंतुलन प्रकृति द्वारा अकाल, भूकंप, बाढ़ आदि आपदाओं से संतुलित किए जाते हैं। परंतु हमारे उत्तराखंड के 1991 के भूखंड में यह बात पूर्णतः लागू इसलिए नहीं होती क्योंकि उत्तराखंड की जनसंख्या का ग्राफ इतना उत्तरोत्तर तो बढ़ा ही नहीं। पढ़ा था इसलिए मन में आया, लिख दिया। चारों ओर नीरवता, शोक व शमशान शांति व्याप्त थी। मैं और मेरा भाई नई नई नौकरी से किसी प्रकार छुट्टी लेकर आए थे। सारी आवश्यक कार्यवाहियां पूरी हो चुकी थीं। किसी के भी और जीवित बचने की संभावना न थी। अभी भी दुर्गंध के मध्य शवों को निकालने और पहचानने की प्रक्रिया जारी थी। हमारे सभी अपनों के शवों को पहचान कर अंतिम विधियां की जा चुकी थीं। 12 जनों के हमारे संयुक्त परिवार में कुल जवां हम 4 बचे थे। बाबूजी शून्य में खोए से अपने प्रबल शक्ति के रूप में हमें दिख रहे थे। वाक शक्ति खोकर निरंतर अश्रु बहाने वाले हमारे बूबू के लिए हर समय कोई सबल प्रबल इंसान का समीप होना आवश्यक था, उनको सहारा देने के लिए। तब मेरे भाई ने गोपेश्वर से अपने मुख्यालय फोन करके अपनी स्थिति स्पष्ट की, तो हमें कुछ विशेष आपदा होने के कारण 2 दिन के लिए कार्यालय आकर फिर छुट्टी की स्वीकृति देने की बात कही। तो हमने निश्चय किया कि हम दोनों एक एक करके छुट्टी जाएंगे। सर्वप्रथम पहले कार्यभार संभालने मेरा भाई गया, फिर 1 माह की छुट्टी ले वापस आ गया। इसके बाद मैं गई और जब मेरा भाई वापस आ गया तो मैं अपनी नौकरी ज्वाइन करने चली गई। हमारे बाबूजी को बूबू सहित हमारे साथ चलने को हमने कहा
तो इशारों में ही वो कहने लगे, मेरे तो सब यही हैं, कैसे छोड़ दूं। और फिर उनकी आंख से टपके आंसू ने मुझे उनके दिल की हर गिरह की गांठ खोल दी। कुछ स्थितियों का हल कहीं नहीं लिखा होता, सब कुछ परिस्थितियों के हिसाब से तय होता जाता है, कब क्या और कैसे करना है। आज मानव संसाधन संपन्न होने के बाद भी आपदाओं से घिरा एक हम मानव एक ऐसे जीव हैं जिसके पास उच्च कोटि का दिमाग तो है, पर हर बार उसे अपडेट तो करना ही पड़ता है। दुख, बिछोह, शोभ और सामंजस्य के अजब मेल से, समय के मलहम से धीरे धीरे बचे खुचे हम आगे बढ़ने लगे। हमारे बाबूजी अपने अंतर मन में कुछ हमसे छिपाए हुए एक दिन हमारे घर की जगह जो विलुप्त प्राय हो चुका था, गांव के लोगों को एकत्र कर काम करवाने लगे। हमने इशारों के पूछा कि यह क्या करवा रहे हैं, तो उन्होंने गांव के बेघर बेसहारा लोगों के की ओर देखा और बताया कि अब हम सब बचे हुए लोग एक ही साथ रहेंगे। मैं इन बच्चों को पढ़ाऊंगा, इनकी देखभाल करूंगा। इसलिए मैंने अपना पोस्ट ऑफिस में रखी हुई अपनी बचत सारी निकाल ली है और उनके लिए मैं यहाँ पर एक बड़ा सा एक हॉल बनवाना चाहता हूँ, जिससे कि सब हम एक साथ रहें। मैं ठीक हूँ, देखो तुम्हारे बूबू भी इन बच्चों के बीच बोलने की कोशिश में हैं। बेटा, तुम सबको इंसान बनाया, अब इनकी बारी है, इनका अब कोई नहीं है। पोस्ट ऑफिस से मैंने जो अपना सारा पैसा निकाल लिया है, उससे मैं काम चलाऊंगा। इस इसमें मेरे जुगनू, शीतल, रमिया जो हमारे घर के मृत बच्चे थे भी शामिल हैं, समझ लो। यही वो मेरे रमिया, जुगनू, शीतल हैं। मैं इनका बाबूजी और ये मेरे बच्चे। देखो देखो, बुबू भी यही चाहते हैं, पर अकेले कैसे होगा यह काम बाबू। हो जाएगा, लोग जुड़ते जाएंगे और फिर ये बच्चे भी तो बड़े होकर कुछ न कुछ करेंगे ही ना। अपनी नौकरी को जाते हुए हमारे पैर, क्योंकि हमारा समय हो चुका था दोनों का, अब हमें छुट्टी मिलनी मुश्किल थी, तो अपनी नौकरी को जाते हुए हमारे पैर मुश्किल से आगे बढ़ रहे थे। हम ऊपर ऊपर जा रहे थे जाने को तो, और नीचे हमारे खड़े बाबू जो हमको दृश्य रूप में छोटे दिखाई दे रहे थे, उनका कद बहुत बड़ा होता जा रहा था। दिन बीतते गए, साल बीतने लगे। 80 साल के मेरे झुर्रियों वाले बाबूजी के मुख पर जो तेज, संतोष और शांति थी, वह हमारे हर सुख सुविधा वाले युवा मुखमंडल में न थी। हालांकि हमने भी बहुत झेला था। नौकरी और घर की टीस भरी याद में हमारे बाबूजी ने जो तिनके से श्री गणेश किया, जिन हालातों में किया, भूतो न भविष्यति को चरितार्थ करता है। अरे देखो, 99 वर्ष के हमारे बुबू कैसे बच्चों से फुसफुसा कर बात कर रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। यह होती है सत्कार की शक्ति और अपनी भूमि की सेवा का प्रसाद। नमस्कार। कैसी लगी कहानी अवश्य बताइएगा।